हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और कैसे हो दोस्तों आप लोग? और होप सो मस्त ही होंगे यार। ओके, और मस्त तरीके से अपनी आपकी जो जर्नी है जा रही होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, डाउट सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस करते रहना बॉस, क्योंकि उसी से आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे हम अपने एग्जाम के पास आ रहे हैं, सर्दियां आने वाली हैं। इवन ऑलमोस्ट अगर मैं हिली एरियाज की बात करूं, वहां पे तो एक तरीके से आई गई है, देख सकते हो यार। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम नवंबर और दिसंबर में एंटर कर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो धड़कने है ना वो तेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। इवन अभी से हो जानी चाहिए। इसलिए आपको वो जो एक डर होता है ना, एक अपने काम करने का एक डर है ना, वैसा वाला नेगेटिव डर नहीं, एक अच्छा वाला डर होता है जो आपको काम कराता है। ठीक है, जो आपको बूस्टअप देता है। ठीक है, आप थोड़ा सा कभी कभी चीजों को लाइटली ले लेते हो कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, ऐसे नहीं करना है बॉस, क्योंकि एग्जाम अब धीरे धीरे अपने टाइम पे पास आ रहा है। और एग्जाम इस बार जो होने वाला है एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही पॉसिबिलिटी है कि होने वाला है। सो आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, दैट इज द लेक्चर नंबर 2 या 3, आप देख लेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर, और जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। एक प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये पूरा चैप्टर ग्रेविटेशनल पढ़ने के बाद +2 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिक्टो डिक्टो आप समझ जाएंगे। कुछ भी डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं होने वाला है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके सिमिलर जाने वाली हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया अट्रैक्शन है, वहां पे रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों है, और मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज भी आपके सेम ही जाने वाले हैं कंसेप्ट के साथ साथ। तो बढ़िया से देखते रहना, मस्त तरीके से नोट्स बनाते रहना, और कोई भी डाउट आता है तो यार पूछ लिया करो। देखो क्वेश्चन पूछा करो, काफी बच्चे वो पूछते रहते हैं, नो डाउट। कभी कभी मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ आंसर करने में, लेकिन मैं आंसर करूंगा जरूर आपके लिए। ओके, सो आप मेरे को रिमाइंड करा दिया करें, दोबारा से मैसेज किया करें, मेरे को परेशान किया करें। ठीक है, कि यार सर बताओ प्लीज प्लीज एंड प्लीज। ओके, सो होप सो आप समझ गए होंगे। और चूंकि जितने ज्यादा आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो ही आपके काम आने वाले। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ही आपके काम आने वाले हैं। अब अपन लोगों का क्या अभी बॉस आपको कंसेप्ट डिलीवर कर रहे हैं। कंसेप्ट डिलीवर करने, आपकी जो कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करना, आपके डाउट क्लियर करने, बस एक तरीके से सहारती है, गाइड है आप लोगों के। ठीक है, आपके साथ चलना है जब तक आपकी मंजिल आपको नहीं मिल जाती। ओके, तो स्टार्ट करें आज का ये मिशन। तो बॉस मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो यार देखो, हम फील्ड की बात कर रहे हैं बेसिकली। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फील्ड की, यानी ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है, ये फील्ड है क्या तरीके से, एक तरीके से। और उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बोलो या स्ट्रेंथ बोलो, आपकी मर्जी है। स्ट्रेंथ भी बोलो, इंटेंसिटी बोलो या स्ट्रेंथ बोलो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मतलब उसकी कितनी ताकत है किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उस कितनी इंटेंसिटी के साथ वो खींच सकता है, उसकी कैपेसिटी, मतलब एक ही बात है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं किसी भी अननोन बच्चे को अगर पढ़ाना स्टार्ट करूं तो मेरी कितनी मतलब एक तरीके से मेरा जो फ्रेगनेंस रहेगी उसको पढ़ाने की, कि वाओ यार सर, मतलब मजा आ गया। क्या वो ऐसे बोलता है यार सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं, क्या वो ऐसे बोलता है? तो मेरी कैपेसिटी क्या है कि उसको मैं कन्विंस कर लूं, है ना, उसको मैं समझा दूं जो मैं समझाना चाहता हूं, जो समझना चाहता है। सो दैट इज माय कैपेसिटी, दैट इज माय इंटेंसिटी, दैट इज माय स्ट्रेंथ। ओके, सो इसको बोलते हैं कि एक ऐसी फ्रेगनेंस, एक ऐसा अट्रैक्शन आपने क्रिएट करना है उस पर्टिकुलर स्पेस में, उस पर्टिकुलर रीजन में, जिससे आप दूसरे बंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो बाय योर क्वालिटी। अब वो किसी भी सेंस में आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। समटाइम आपने देखा होगा जब आप पार्टी करने जाते हो, तो जब हम पार्टी करने जाते हैं तो कुछ हमारे दोस्त लोग होते हैं, सो एक डिफरेंट सी एक फ्रेगनेंस के साथ आते हैं। मतलब सर कैसे फ्रेगनेंस, मतलब वो डियो या कोई भी डियो या फिर किसी भी तरह के कोई सेंट वगैरह, एक जो परफ्यूम टाइप की चीजें होती हैं, लाइक जो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्मेल क्रिएट करती हैं। ठीक है, उनको यूज करके आ रहे हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ की स्मेल, मतलब कुछ की जो फ्रेगनेंस होती है वो एक अट्रैक्टिव होती है, मतलब मजा आ जाता है, लाइक। ठीक है, तो हम ढूंढते हैं कि भाई कौन है, मतलब किसने ये यूज किया है। ठीक है, तो मतलब हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब उस फ्रेगनेंस से वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, एक अट्रैक्शन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये ही होता है कि एक स्पेस है पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर रीजन में ही वो अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उससे 1 किलोमीटर दूर जाके खड़े हो जाएंगे तो आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई अट्रैक्शन नहीं आएगा। अब इस कहानी में बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हैं, धीरे धीरे मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको कहानी तो सुना दूं। मूवीज वगैरह आप पक्का डेफिनेटली देखते होंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड कुछ भी, आपने सीरीज वगैरह आप बहुत सारे देखते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे सीन आते होंगे कि भाई ये एक अलग गैंगस्टर का इलाका है, एक गुंडों का इलाका एक अलग है, एक गैंगस्टर इलाका अलग है। और अगर एक गैंगस्टर से दोनों में लड़ाई होती है, एक बंदा गलती से दूसरे के इलाके में चला गया, तो वो दूसरे के इलाके में चला गया, मतलब दूसरे के रीजन में एंटर कर गया, तो अब सोचो उसको कितना अट्रैक्शन मिलेगा, मतलब उसको कितना मारा जाएगा। ठीक है, उसको खींच के, क्योंकि उनके इलाके में चला
जा चुका है। तो जब हम किसी ऐसे रीजन में एंटर करते हैं जहां पे किसी का पहले से ही एक फील्ड बना हुआ है, जिसने पहले से ही लोगों को वहां पे इन्फ्लुएंस करके रखा है, मतलब उसने एक ऐसा रीजन क्रिएट करके रखा है, अगर कोई बाहर का बंदा वहां पे एंटर कर रहा है और वो उसका दुश्मन है तो भाई उसकी भयंकर पिटाई होने वाली है। मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एक रीजन होता है जहां पे हाँ अगर वो फील्ड से बाहर है सो नो प्रॉब्लम, वो सेफ रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, वो सेफ रहेगा, उस पर किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान से समझे। तो बेसिकली इसी कहानी में सारा कंसेप्ट छुपा है, सारा सार छुपा हुआ है। किसका सर? ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड इज ए टाइप ऑफ रीजन, वो बोलता है कि जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी कितनी ताकत से किसी चीज को कहां तक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब अगर मैं ऐसे मान लू, देखो ऐसे मान लू, पहले आप समझ लो उसका बेसिक सेंस क्या है तो आपको फील आएगा, मजा आएगा। सपोज करो हमारी अर्थ का ये वाला इस तरीके से एक साइज हो गया, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इस तरीके से हमने मान लिया। उसने बोला एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है अर्थ के बाहर, ठीक है जी, ये चुन्नू यहाँ पे खड़ा हुआ है। पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा रहा हूँ, फिर मजा आने वाला है, फिर नो प्रॉब्लम एट ऑल। और गाइज यहाँ पे मुन्नू है, ठीक है, मुन्नू यहाँ पे है, ठीक है, मुन्नू यहाँ पे है, ठीक है। आजकल ना कटिंग ऐसी ही होती है, वो आजकल स्टाइल ही यही चल रहा है, ठीक है। सो ये चुन्नू है और ये मुन्नू है, ठीक है बॉस। तो आप देख सकते हो ये मुन्नू है, एक चुन्नू है, ठीक है सर। तो इस ये जो रीजन यहाँ पे आपको, ये पूरी बाउंड्री जो आपने क्रिएट कर दिया, एक रीजन आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ये पूरी बाउंड्री बना दिया है। तो इस पूरी बाउंड्री के अंदर उसने बोला कि अगर बंदा इस पूरी बाउंड्री के अंदर है तो उस पर एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये एक अट्रैक्शन फील कर रहा है कहीं ना कहीं। मैं बस अभी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझे, ठीक है। इसके ऊपर एक अट्रैक्शन इसको नजर आ रहा है, लेकिन इसको कोई अट्रैक्शन नहीं नजर आ रहा है, नो अट्रैक्शन एट ऑल, है ना। इसने बोला कि मेरे को कुछ भी नहीं फील हो रहा है, मेरे को कोई अट्रैक्शन नहीं है, मेरे को कोई किसी तरीके का कोई बंदा मेरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसने बोला मेरे ऊपर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसने बोला भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को कोई अपनी तरफ खींच रहा है और मैं उसकी तरफ खींचे चला जा रहा हूं, ठीक है। तो बॉस इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब ये कहना की कोशिश की है कि ये बंदा इस रीजन में कहीं भी खड़ा है, इस पे एक अट्रैक्शन फील होता है, तो इस रीजन को जहां तक उस पे अट्रैक्शन फील हो रहा है, इस रीजन को ही नाम दिया गया फील्ड, किस पर्टिकुलर फील्ड में। और चूंकि अट्रैक्शन किसका है? ग्रेविटी का, ठीक है। चूंकि ये ग्रेविटी का अट्रैक्शन है इसलिए इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, इस रीजन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जहां तक हम उस चीज को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। देखो वही वाली बात है ना, मेरा दोस्त मेरे साथ इस रूम में खड़ा है, तो वहां उसने जो डीओ या जो भी सेंट वगैरह या जो भी उसने स्प्रे कर रखा है अपने बॉडी पे, तो उसकी फ्रेगनेंस इस रूम में है। फिर हम जब सड़क पे जाके खड़े हो जाते हैं नीचे, तो वहां पे मतलब वो फ्रेगनेंस, वो स्मेल नहीं आ रही है, मतलब ये रूम उसका रीजन बन गया जहां तक मैं उसको स्मेल कर सकता हूं। सिंपल है। अब देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, और जो बंदे यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे मेरे पास बैठे होंगे, ठीक है, लेट्स से, सो मेरी वॉइस यहाँ पे सुन पा रहे हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ माई वॉइस, जहां तक मेरी वॉइस को सुना जा सके। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस बात पे फोकस कर रहा हूं, व्हाट इज फील्ड, ठीक है। और स्ट्रेंथ क्या है उस पर बाद में आएंगे, ठीक है। तो जहां तक बंदे मेरी वॉइस को सुन पा रहे होंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑनलाइन पे तो सभी सुन रहे होंगे जो देख रहे होंगे ऑब्वियसली, बट हम एक रीजन की बात कर रहे हैं जहां खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर यहां से थोड़ा दूर जाके कोई मेरे को देख रहा है, वो सुन नहीं पाएगा, देख जरूर लेगा, क्योंकि मेरी वॉइस वहां तक नहीं जा रही होगी। तो जिस पर्टिकुलर रीजन तक लोग मेरे को सुन रहे होंगे, मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उस रीजन को मेरी वॉइस का फील्ड बोला जाएगा। फील्ड का मतलब वो रीजन जहां तक मेरी वॉइस को सुना जा सके, मतलब जहां तक उसका इफेक्ट जा रहा हो, उसको फील्ड कहते हैं। बात समझ में आई? दिमाग में गई चीजें क्या बोल रहा हूं मैं? तो फील्ड क्या है? मतलब जहां तक उस क्वालिटी का, है ना, उसका इफेक्ट क्रिएटेड हो, है ना, उसका इफेक्ट वहां पे कोई बंदा फील कर सके, महसूस कर सके, उसको फील्ड कहते हैं जहां तक, ठीक है। जैसे आप बच्चे लोग हो यार, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार हैं, तो जहां तक लोग आपकी होशियारी के चर्चे कर रहे हैं, ठीक है, जहां तक लोग आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में आपको जान रहे हैं, आपको जानते हैं ऑब्वियसली, तो वो आपका रीजन बन गया यार, आपका फील्ड बन गया, बंदा बहुत फेमस है यार। जैसे आजकल तो यू नो ऑब्वियसली स्टारडम का जमाना है, यूट्यूबर्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो लोग कितने, देखो अभी विराट कोहली ने कमाल धमाल किया है, ओके, सो कितनी टिपिकल सिचुएशन में रह के मैच को हमने मतलब उन्होंने जीता है, तो ऑब्वियसली तो पूरी दुनिया उसको जान गई है, पूरी दुनिया उसको जानती है। तो उसका पूरा जो फील्ड है वो पूरी दुनिया है। या आपको कोई मेगा स्टार है, कोई सुपर स्टार है, हॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस, किसी को भी पसंद करते हो, तो बहुत सारे लोग जहां तक उसको जानते होंगे, वो उनका रीजन है, वो उनका फील्ड है, जहां तक वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जहां नहीं जानते वहां तो उनका इफेक्ट नहीं है, उसको उनका फील्ड नहीं माना जाएगा। होप सो, बहुत बड़ी कहानी है, मैं बहुत तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट होप सो आप समझ गए होंगे कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन जहां तक उस
उस पर्टिकुलर चीज के इफेक्ट को हम महसूस करते हैं और उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं या उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, उसको हम फील्ड कहते हैं। चूंकि हम यहाँ ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी का अट्रैक्शन जिस पर्टिकुलर स्पेस तक बना रहेगा उसको कहेंगे। अगर कोई बॉडी इसकी बाउंड्री पे भी रखी है, मान लिया ये भी अट्रैक्ट हो रही है तो यहां तक फील्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे है और यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है तो यहाँ फील्ड नहीं है, ठीक है, जैसे इसके ऊपर कोई फील्ड नहीं था, तो मतलब ग्रेविटी का सारा फील्ड इसके अंदर है, यहाँ पे फील्ड नहीं है। आप समझ गए होंगे। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, मैंने आपको बस बता दिया, समझा दिया, काफी अच्छे तरीके से आप होप सो समझ गए होंगे। अब बात आती है कि सर जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब समझ गए ना, एक स्पेस क्रिएट कर दिया हमने, अगर उस पार्टिकल को उसमें रखेंगे तो उसके ऊपर पक्का एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता होगा, तब वो मूव कर रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो मतलब इंटेंसिटी की मतलब कितनी ताकत से, अब चूंकि अट्रैक्शन इस पे हो रहा था, वो कितनी ताकत से उसको अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ का ग्रेविटी उसको कितनी ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर रहा है मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी, उसकी ताकत कितनी है उसको अट्रैक्ट करने की, और वो इंटेंसिटी किससे डिफाइंड होगी कि कितना उसमें फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। भाई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो मूवमेंट आएगा न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग, विदाउट फोर्स तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता ना, समझ पा रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का फोर्स तो होगा, ठीक है। हाँ वो दिख नहीं रही चीजें क्या हो रहा है, अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन कौन अट्रैक्ट कर रहा है ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इनविजिबल टाइप मान सकते हो, भूत फोर्स मान सकते हो, भूत मतलब जो ना दिखे और उसको अट्रैक्ट भी कर रहा है, ठीक है, बट हो रहा है ना। जैसे पेन है, नीचे गिरेगा तो गिरेगा ना, पर कौन खींच रहा है इसको ये नहीं पता है, ठीक है, कौन खींच रहा है ये नहीं पता, तो ग्रेविटी का अट्रैक्शन खींच रहा है। तो अट्रैक्शन करने के लिए चूंकि ये मूव कर रहा है, देखो चूंकि ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स होना चाहिए, इसी पे जो मूव कर रहा है उसी पे एक फोर्स होना चाहिए, और चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। आप धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें जा रही होंगी। अब मैं वापस आता हूँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं और जल्दी से आते हैं अपने कंसेप्ट पे कि कंसेप्ट क्या है सर। तो कंसेप्ट पे आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, तो ये आप ध्यान से बात करेंगे और इस ध्यान से इस चीज को रखेंगे। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज जस्ट इफेक्ट, ठीक है, जो यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, कितने पर्टिकुलर रीजन में, स्पेस में वो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसको फील्ड, हमने फील्ड का नाम दिया है, ठीक है। इंटेंसिटी उसका अमाउंट है कि किस अमाउंट से उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। ओके इसको जल्दी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, मतलब ग्रेविटेशनल जी मींस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी यू कैन से, ई से हम इसको डिनोट करने वाले हैं बॉस। अब आपको पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब कितनी ताकत से आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए तो हमें फोर्स चाहिए। देखो फोर्स का ही रिलेशन यहाँ निकल के आ रहा है सीधा सीधा। तो यार देखो, अगर वो उस पर्टिकुलर रीजन में है, जैसे मैंने आपको बना दिया कि एक रीजन मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया है, सपोज करो एक रीजन हमने यहाँ पे इस तरीके से ये क्रिएट किया है, ठीक है, इसमें अगर वो चीज रखी है तो वो अट्रैक्ट होगी, इससे बाहर रखी है क्योंकि सारा फील्ड इसी में है, मतलब ऐसे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए मान रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि ये देखने के लिए कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेसिटी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें टेस्ट करना पड़ेगा कि इस रीजन में एक फील्ड है भी कि नहीं है। आपको क्या पता यार इस रीजन में फील्ड है कि नहीं है, मतलब इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है भी या नहीं, ठीक है भी या नहीं, थोड़ी सी हिंदी तो आप समझ ही जाएंगे, अच्छे से ही समझ जाएंगे। तो है भी या नहीं ये कैसे पता चलेगा, देखो यार कैसे पता चलेगा कि ये किसका इलाका है। भाई मेरे को क्या पता था, मैं गुंडों के इलाके में एंटर कर गया और वो मेरे तो पकड़े पक्के वाले दुश्मन थे। जैसे होता नहीं स्कूल टाइम पे हमारी लड़ाई हो जाती थी, 10th क्लास में, 11 +2 में तो काफी लड़ाई आपकी ऐसे ही हो जाती थी, ग्रुपिंग टाइप्स नहीं। तो अगर आप उसके इलाके में गलती से चले गए और आपको नहीं पता था ये उस बंदे का इलाका है, तो वहां पिटाई होने वाली है। तो पता कैसे चला, जब आप वहां एंटर करोगे और आपको लोग पीटने के लिए आ गए, ठीक है, तब पता चला कि वो तेरी यार ये तो उस बंदे का फील्ड था। अगर आप उससे पीछे थे, उसके इलाके में नहीं हो, तो आप सेफ हो, ठीक है। तो पहले आपको इस फील्ड में एंटर करना पड़ेगा और इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आपकी पिटाई हो रही है, आपने टेस्ट करना था कि ये किसका फील्ड है, तो आप टेस्ट मास बन गए। तो टेस्ट मास का यहाँ पे यूज किया जाएगा, टेस्ट मास का यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है, मास, ठीक है, एक यूनिट मास की आप बात करेंगे। टेस्टिंग पर्पस से इसका यूज किया जा रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में फील्ड है कि नहीं है। अगर वो फील्ड है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो किसी न किसी अदर मास का ही होगा, ठीक है ना, किसी न किसी अदर मास का ही होगा ऑब्वियसली। तो उसने बोला कि यार सर यहाँ पे मैंने एक टेस्ट मास रख दिया है और इसको मैं मान लेता हूं m0, दिस इज द टेस्ट मास। टेस्ट कर रहे हैं हम, अगर ये इस पे टेस्टिंग हम कर रहे हैं और इस पे किसी तरीके का कोई फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो अगर ये अट्रैक्ट हो रहा होगा तो पक्का
इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्ट होने के लिए, इसको मूव कराने के लिए, तो उसको फोर्स बोलेंगे हम एफ। ठीक है, तो अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो ये किसी न किसी वजह से हो रहा होगा, कोई ना कोई वजह होगी, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड होगा। तो आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई ना कोई, यार सर अगर यहाँ फील्ड है तो वो किसकी वजह से होगा, तो जिसकी वजह से होगा, सपोज करो कोई अदर मास है जो यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं सोर्स मास। तो सोर्स मास वो मास होता है ड्यू टू विच, ठीक है, फील्ड इज प्रोड्यूस, ठीक है, जिसकी वजह से फील्ड बना हुआ है, ठीक है, उसको सोर्स मास का नाम दिया जाएगा। तो इसने अपना फील्ड बना रखा है और उसके फील्ड की वजह से ये इस पे अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वो बंदा जिसने फील्ड बना रखा है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे आप मेरे इलाके में आ गए और मैं और आप पक्के दुश्मन है, तो मैं आपको मारूंगा, मेरे बंदे आके आपको मारेंगे, है ना, आपको पीटने की कोशिश करेंगे, तो हमारा फील्ड बना हुआ है और आपके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो भाई ये जो फोर्स है ये डिफाइन करता है कि ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा है। देखो ना, समझो, फोर्स एक्ट कर रहा है टेस्ट मास के ऊपर। अगर मैं इस फोर्स को जो अप्लाई हो रहा है, जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसी से डिवाइड कर दूं तो इसको बोला गया है ई, इसको बोला गया है ई, और इस ई को ही बोला गया है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसी को बोलेंगे, आप पूरा नाम लिख लेना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसी को बोलेंगे। मतलब कैसे कैलकुलेट की जाए कि यहाँ पे जो फील्ड है उसका अट्रैक्शन कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी ताकत से, कितने अमाउंट से किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाए कि जिस टेस्ट मास पे जो फोर्स हो रहा है, जो अट्रैक्शन फील कर रहा है, उस पे कितना फोर्स है वो निकाल लो एंड डिवाइड बाय द सेम मास। जैसे ऐसे समझो ना यार हमारा जो रिजल्ट आएगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं और से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है, वो हमारे पढ़ने का, मेरे पढ़ाने का, आपके पढ़ने का आउटपुट है। ठीक है, तो आप कैसे फील करोगे उसको, देखो कैसे फील करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो कैसे फील करेंगे, किसने पढ़ाया, आपसे लोग पूछेंगे, आप टॉपर बन गए तो किसने पढ़ाया, तो किसने पढ़ाया, ठीक है, किसने पढ़ाया, ठीक है, तो आप बताओगे मैंने, भाई मैंने पढ़ाया आपको, मैंने, ठीक है, किसको पढ़ाया, आपको पढ़ाया, ठीक है, आपको पढ़ाया, ठीक है, आपको पढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं था पढ़ाने वाला, मतलब मैंने आपके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, किसके ऊपर, आपके ऊपर। तो बिल्कुल वैसा ही नहीं है, फोर्स जिसको पढ़ाया गया है उसी से डिवाइड कर दो, मतलब फोर्स जिसके ऊपर लग रहा है, मतलब जिसने फोर्स अप्लाई किया, मतलब मैं, डिवाइड बाई आप इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, ये हमारी इंटेंसिटी थी, यही तो लोगों को दिखेगी, यही लोगों को दिखेगी, यार बंदे ने अच्छा पढ़ाया होगा, यार इस बंदे ने अच्छा पढ़ा होगा, तो दोनों मैटर कर रहे हैं। किसने पढ़ाया, मतलब आपको मोटिवेट किया, मतलब आपको गाइड किया, फोर्स अप्लाई किया, किसको, आपको, तो आप मास की तरह काम करेंगे, टेस्ट मास, आपके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि रिजल्ट तो आपसे ही आएगा, आपका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, ठीक है ना बॉस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज आर इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसकी होती है, भाई आपके रिजल्ट से आपका नाम तो हो ही रहा है, बट आपका कब होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा। तो मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा नाम होने वाला है, इंटरनेट से लेके कहीं भी अगर आपके बहुत भयंकर वाले रिजल्ट आते हैं तो मेरा फील्ड बढ़ेगा, यानी फील्ड किसका है, मेरा। ठीक है, जो सोर्स है, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, जो सोर्स है, जो आपको पढ़ा रहा है ना, जो आपको होशियार, इंटेलिजेंट, आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, तो दिस इज द सोर्स मास। आपको टेस्ट, आपके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, सीधी सी बात है, क्योंकि आप भी तो अपने कैरियर के लिए फाइट कर रहे हो। एक बार आप सक्सेस आपको मिल गई तो आप फेमस हो जाएंगे, तो आपका खुद का फील्ड बन जाएगा, समझ गए आप, आपका खुद का फील्ड बन जाएगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अप्लाइड फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर मास, जिस पे फोर्स लग रहा है उसी के अमाउंट से आप, उसी के मास से आप डिवाइड कर देते हैं। और ध्यान रखना, फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रही है सोर्स मास की तरफ होती है कहीं ना कहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये वेक्टर, इसको आप ऐसे लिखोगे तो इसको, चूंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेस्ट मास है दोस्तों, टेस्ट मास इसको इसलिए बोला जाता है, इसका खुद का फील्ड हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको बेस्ट नॉलेज में देना चाहता हूं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपकी खुद की जो स्पेस है, आपका जो खुद का जो फील्ड है वो नेग्लिजिबल है, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, ये कंसीडर करके हम चलेंगे। ठीक है, तब आपको और बेस्ट वे में हम सिखा पाएंगे। ओके, सो आप भी सीख पाओगे ओवरऑल। सो ये टेस्ट मास है, मतलब बहुत स्मॉल इसको माना जाता है, जिससे इसका खुद का फील्ड हम नेग्लेक्ट कर दे। ऐसा ना हो कि कहीं अपना खुद ही फील्ड क्रिएट कर ले। हम इस पे टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो सोर्स है, जिसका ये फील्ड बना हुआ है, वो कितनी स्ट्रेंथ से इस पे फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, समझ गए ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे अप्लाई कर रहा है इस मास पे, बस ये बन गया फॉर्मूला।
ठीक है बॉस, ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए हम यहाँ अप्लाई करेंगे। होप सो आपको एक बेहतरीन तरीके से ये बेसिक सा कंसेप्ट आपके दिमाग में एंटर कर गया होगा कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन सेम होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स, जिधर को फोर्स लग रहा है उधर को ही लगेगी। तो अगर इसकी यूनिट लिखूं न्यूटन, इसकी यूनिट लिखूं केजी, न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट बनने वाली है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट बनने वाली है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद इसका इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है उसको हम बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वो रिजल्ट बहुत औसम होता है। तो उसको वो जो फंडे है, वो जो क्लैरिटी है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, अब ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, यू नो गाइज, ये हो गया इसका डेफिनेशन। और होप से आपके दिमाग में सेट हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड। फील्ड इज जस्ट अ स्पेस जहां तक उसके इफेक्ट को महसूस किया जा सके, उसका अट्रैक्शन फील किया जा सके। एंड इंटेंसिटी, तो कितने फोर्स के साथ आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, फोर्स के साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। तो ये क्वांटिटी है, फील्ड इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वांटिटी, जस्ट अ रीजन जिसमें हम उस चीज को फील कर लेते हैं। ओके, होप सो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो यार सर ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है वो किस तरीके से डिफाइन की जाएगी। तो पॉइंट मास के लिए अलग से निकालेंगे और यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मास के लिए, यानी एक बॉडी अगर होगी, एक पर्टिकुलर शेप ऑफ बॉडी होगी, तो एक बॉडी किस तरीके का फील्ड क्रिएट करती है वो अलग निकालेंगे। एक पॉइंट मास जो छोटा सा प्यारा सा मास होता है उसका जो फील्ड होता है कैसे निकालते हैं। ओके कम ऑन, ओके गाइस, तो जल्दी से कर लेते हैं और यहीं से आपके न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करने हैं, उसके कांसेप्ट क्या है, यहीं से अब स्टार्ट होगा आपका न्यूमेरिकल जो सेटअप है। अभी तक जो भी हमने बात की है जनरल बात की है, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत जरूरी होती है रिगार्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, जिसके कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो एक्चुअली में, ठीक है। सो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किस की वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस की वजह से कौन सी वैरायटी है जो हमने यहाँ पे पढ़नी है और जिसका कंसेप्ट का यूज करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यू टू पॉइंट मास। और आप सबको पता है ये बहुत बार हम अब डिस्कस कर चुके हैं, होप सो मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की अब यहाँ पे आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट मास मतलब मास तो होगा लेकिन पॉइंट फॉर्म में होगा, जिसका जो साइज होगा, ऐसा मास जिसका जो साइज होगा वो नेग्लिजिबल होगा या वेरी 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 स्मॉल होता है, ठीक है। ओके, सो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मास का मतलब होता है जब भी वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास की बात करता है, मतलब किसी यूनिफॉर्म बॉडी की बात कर रहा है, मतलब जब मास किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो जिसके पास मास भी है और जिसके पास एक शेप एंड साइज भी है, ठीक है, जो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। ओके, तो वन बाय वन देखेंगे, पहले पॉइंट मास देखेंगे, देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, बॉडीज देखेंगे। अच्छा सर, इसमें आप चलो पॉइंट तो पॉइंट ही है भाई, इसमें आप क्या क्या कौन सी बॉडी की बात कर रहे हो। मैं यहाँ पे रिंग की बात करूंगा, रिंग भाई देख लो, एक साइज है, रिंग है, नाम है, अगर किसी चीज का नाम है तो वो बॉडी है यार, रिंग है यार, ठीक है, रिंग है मतलब एक पर्टिकुलर शेप ऑफ बॉडी है, ठीक है। सो रिंग इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो डिफरेंट सिचुएशन पे हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक डिस्क की हम बात कर सकते हैं, ठीक है सर, सॉलिड स्फीयर की बात कर सकते हैं और होलो स्फीयर की बात कर सकते हैं। खासकर इसी पे क्वेश्चन आते हैं, या इस पे या फिर इस पे, ठीक है, मतलब यही से क्वेश्चन आ सकते हैं। इतने ऑब्जेक्ट्स की आप डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो अब क्या करेंगे सर, अब बस करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कांसेप्ट फॉर ड्यू टू अ पॉइंट मास। तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पॉइंट मास की बात कर रहा है या किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहा है। तो बॉडी के बारे में कैसे पता चलेगा सर, वो नाम यूज करेगा यार, ये रिंग की बात करेगा या फिर स्फीयर की बात करेगा या फिर डिस्क की, तो यार नाम यूज कर रहा है ऑब्वियसली। तो जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा वो कंसेप्ट यूज करेंगे। पॉइंट के लिए तो ऑब्वियसली हम समझ ही जाएंगे कि भाई जस्ट पॉइंट का एक फॉर्मूला है, उसका आप यूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ड्यू टू अ पॉइंट मास, यानी ग्रेविटेशनल, हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास। ओके ओके, सो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं, प्यारा सा छोटा सा तो कंसेप्ट है। तो हियर वी गो। सो क्या कर रहा है सर, पॉइंट मास की बात कर रहा है। ओके, तो लेट्स सी गाइस, हमने मान लिया, ठीक है, कि एक पॉइंट मास है। पॉइंट मास मतलब जो फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि उसने बोला ड्यू टू दिस, तो ये एक सोर्स की तरह काम करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, आपने लिखा अ पॉइंट मास, ड्यू टू अ पॉइंट मास। अब इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है। तो पॉइंट मास की वजह से, मतलब ये एक सोर्स है,
मतलब ये एक सोर्स मास की तरह काम कर रहा है। ऑब्वियसली सर, बिल्कुल सर, ये एक सोर्स मास की तरह काम करेगा। मतलब पॉइंट मास यहाँ पे कितना फील्ड क्रिएट कर सकता है कितने रीजन में, और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो नो प्रॉब्लम गाइस। तो आपने क्या किया, सपोज करो एक पॉइंट मास ले लिया आपने जिसका मास है m, और इसी को सोर्स भी कहते हैं। मतलब ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसके आसपास के रीजन में, कहीं ऐसे समझो इसके आसपास के रीजन में इतने रीजन तक इसका फील्ड है सपोज। बस हम एक्सप्लेन करने के लिए इसको समझने के लिए कंसेप्ट को, ठीक है। और इससे दूर कहीं कुछ डिस्टेंस अवे एक टेस्ट मास आपने रख दिया, दैट इज m नॉट, एंड दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, दैट इज योर टेस्ट यूनिट मास होता है ये, ठीक है। यूनिट ले सकते हो कि 1 यूनिट का आप यूज कर सकते हैं। और सपोज करो डिस्टेंस r डिस्टेंस अवे है, तो ये है जो फील्ड बना रहा है, ठीक है। और इसके फील्ड में ये रखा है, तो भाई ये इसने फील्ड बनाया और इसके फील्ड में ये रखा, तो फोर्स तो इस पे लगेगा ना। मतलब जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये बंदा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट बाय द फोर्स अप्लाइंग द फोर्स दिस। तो अगर ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो इसकी इंटेंसिटी भी इधर ही होगी, फील्ड इंटेंसिटी भी तो इधर ही होगी। फील्ड इंटेंसिटी यानी फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सोर्स मास होती है। टुवर्ड्स, ये याद रखना भाई, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स द सोर्स, ठीक है, मास, ठीक है। टुवर्ड्स जो अट्रैक्ट करता है, जिसका फील्ड होता है उसकी तरफ होती है। जैसे मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरी तरफ होगा अट्रैक्शन, मतलब अपनी तरफ मैं आपको खींच रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और आप मेरी तरफ खींचे चले आओगे, ठीक है। सो इधर को होगी। तो देखो फोर्स और इलेक्ट्रिक जो सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन ऑब्वियसली, ठीक है। अब चूंकि ये एक पॉइंट मास है, इसका मास यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पॉइंट फॉर्म में है, तो इसकी इंटेंसिटी होगी कितनी, मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, E इक्वल टू अप्लाइड फोर्स किसके ऊपर, m नॉट, है कि नहीं है। ये रहा इक्वेशन, मान लो इसको फर्स्ट, ठीक है बॉस। तो यू कैन से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक जर्नल फॉर्मूला, कि जब भी एक पॉइंट मास की वो बात करेगा, कभी भी एक पॉइंट मास की बात करेगा, पार्टिकल की बात करेगा, तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है उसका एक जर्नल फॉर्मूला आप नॉर्मली क्या यूज कर पाओगे न्यूमेरिकल करने के लिए। तो हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखो, न्यूटन स्लो ऑफ ग्रेविटेशन को याद करो। न्यूटन स्लो ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है, देखो पॉइंट मास ये रहा, टेस्ट मास ये रहा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर ये इसको खींच रहा है तो ये भी इसको खींच सकता है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो दिस फोर्स कैन बी रिटन है G m1 m2, इसको m1 मान लो, इसको m2 इंटू m नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स बाय द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको आप यहाँ पे पटक देंगे, तो अगर आप पटकेंगे तो पटक देना फिर G m नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू m नॉट कैंसिल, तो आपके पास दिख रहा है E की वैल्यू आ गई G m अपॉन r स्क्वायर, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Okay guys, this is the important formula. This is the intensity due to a point mass, ठीक है। This is the intensity formula due to a point mass। और आप बहुत ध्यान से देख सकते हो बॉस, ये जो इंटेंसिटी है, ये G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर की डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, और डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे इंटेंसिटी है। लेकिन ये M किसका मास है, दिस इज द मास ऑफ सोर्स मास है, ये सोर्स मास है, यानी जिसने फील्ड प्रोड्यूस किया, इंटेंसिटी उसी पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे m नॉट कैंसिल हो गया था, तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द पॉइंट मास। मतलब जब भी आप किसी पॉइंट पर, डजंट डिपेंड अपॉन द टेस्ट मास, नॉट द पॉइंट मास। अगर आप इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालोगे, तो यहाँ पे क्या मास रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ये अट्रैक्ट करेगा। अगर आप यूनिट टेस्ट मास मान के भी चलोगे, तो ये जो फील्ड इंटेंसिटी है ये सोर्स के मास पे डिपेंड कर रही है, कि जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना है, उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, ठीक है, उतनी ही इंटेंसिटी वो प्रोड्यूस करने वाला है। ओके, मतलब जब आप किसी गुंडे के रीजन में एंटर करते हो, तो जब आपकी पिटाई होगी, तो आपकी पिटाई कितनी होने वाली है, डिपेंड करेगा वो कितना ताकतवर है, ठीक है। आप छोटे हो, मोटे हो, खोटे हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कितना ताकतवर है ये डिपेंड करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी उसकी है, क्योंकि फील्ड उसका है। समझ गए होंगे आप। सो इट डजंट डिपेंड अपॉन द पॉइंट मास, सॉरी द टेस्ट मास वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी। वहां कितना मास रखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ कितना मास उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। तो जब भी एक पॉइंट मास के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेगा, तो U का ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज करेंगे, Gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और ये है डिस्टेंस, इसको आप याद रखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखा करो इन चीजों को, सोर्स मास टू द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ड्यू टू दैट मास। ये डिस्टेंस होती है और ये मास होता है उसका, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगे चीजें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और याद रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा
कि ये जो इंटेंसिटी होती है किसी भी मास की, पॉइंट मास की, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, मतलब ये हमेशा टुवर्ड्स द सोर्स मास होगी। तो चूंकि अट्रैक्टिव है, ये हमेशा कैसी है, ये अट्रैक्टिव, क्योंकि फोर्स भी अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव नेचर को आप नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसका इंटेंसिटी का यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, तो इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, माइनस लिख सकता हूँ Gm/r² लिख सकता हूँ, और r कैप लिख सकता हूँ यूनिट वेक्टर उसका, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर। तो नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव है ये, ठीक है, अट्रैक्टिव है ये, मतलब ये अपने पॉइंट मास की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, टुवर्ड्स द मास है ये, समझ जाएंगे आप, टुवर्ड्स द सोर्स मास है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो मैग्नीट्यूड इसका ये है, अदरवाइज इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ड्यू टू अ पॉइंट मास। एक दो एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं इसके, हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट मासेस इफ देयर एंड दे अप्लाइड सम फोर्स एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, सम अट्रैक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, तो हाउ टू कैलकुलेट द टोटल इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये इसको कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उनके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मस्त तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएंगे, क्योंकि जो अभी तक सीखा उसको अप्लाई करना भी लाजमी है, वरना सबाना आजमी है। ओके ओके ओके, सो कम ऑन, एग्जांपल नंबर 1, व्हाट इज दैट सर? सपोज करो उसने बोला एक पॉइंट मास है हमारे पास, मैंने बोला ठीक है, और उसने बोला एक पॉइंट मास है 2 kg का, और इससे 4 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट P है, ठीक है, एंड फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है। इस पॉइंट P पे आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेनी है। 2 kg का, ओ तेरी सर इतना ज्यादा? मैंने कहा हाँ बहुत ज्यादा है ये, लेकिन आपको मास तो वो कुछ भी दे सकता है ना, 2 kg, चलो 2 ग्राम मान लो, 2 ग्राम तो बहुत कम नहीं हो जाएगा, तो फिर भी मान लेते हैं, अगर ग्राम दे दे, kg दे दो, कुछ भी दे दो, 2 ग्राम मान लिया, चलो मान लिया, देखते हैं कितनी इंटेंसिटी आती है, ठीक है। तो उसने बोला कि एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, 2 ग्राम का एक मास है जो इस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, और 4 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है, चूंकि पॉइंट मास है तो इंटेंसिटी होती है Gm/r², ये होती है आपकी इंटेंसिटी। आप चेक करें यहाँ पे, ठीक है, ये होगी आपकी इंटेंसिटी फॉर्मूला। तो पॉइंट P पे इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास आया 2 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, और आर है 4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 ले लो और इसका स्क्वायर कर दो फर्स्ट, ठीक है। तो आपकी जो ई आएगी, इंटेंसिटी आएगी पॉइंट P पे 6.67 इंटू -11 -3 -14 हो गए, तो वो तेरी और भी कम होता जा रहा है, इंटू 2 डिवाइड में 16 इंटू -4, तो ये 4 कैंसिल होगा, ये 8 आएगा, तो आप देख सकते हो 6.67 इंटू 10⁻10 आ गया, ठीक है जी, ओवर 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे, वही आंसर होगा न्यूटन पर केजी, ठीक है, वही आंसर होगा न्यूटन पर केजी। इतनी इंटेंसिटी है, बहुत कम है, क्योंकि -10 है, बहुत कम इंटेंसिटी है। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, मतलब कभी कभी हो जाता है, बस हम तो अप्लाई करना सीख रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। अगर सर ये 2 kg होता तो देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। मान लिया ये 2 kg होता, ठीक है, 2 kg होता, तो 2 kg होता तो P पे फिर से निकालते Gm/r², तो G 6.67 इंटू 10⁻11, मास कितना है, 2 है, R अगेन 4 ले लो, 4 ही ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2 आ गया सर, 416 आ गया सर, -4 आ गया सर, ये कैंसिल होगा सर, और ये 8 आएगा सर, तो 6.67/8 एज इट इज आ गया, और -4 इस बार ये माइनस का जो 4 है, आप 4 जब आप कैंसिल करोगे तो -7 होने वाला है, तो ये -7 के ऑर्डर में कम हो रहा है न्यूटन पर केजी। तो ये इंटेंसिटी आ गई जब आपने 2 kg में लिया, और ये -10 है, तो ये बहुत कम है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा है, ये कंपैरेटिवली इसके कम है, क्योंकि -10 में -7 में, बट इस ओके है ना। वो बस आपको मैं फॉर्मूला अप्लाई करने बता रहा हूँ, वो ग्राम में भी दे सकता है, केजी में भी दे सकता है, डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर जो भी देगा उसी तरीके से आप यूज करते रहेंगे। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है, दिस इज हाउ टू यू अप्लाई द फॉर्मूला। बट ये तब था जब केवल एक पॉइंट मास था, यानी इस पॉइंट P पे जो हमने इंटेंसिटी निकाली है, इसने अपने तरफ इसको अट्रैक्ट किया होगा, E की डायरेक्शन ये वाली होने वाली है, ठीक है, इसकी तरफ। तो एक पॉइंट मास था, सिंगल, ठीक है, सिंगल पॉइंट मास है ये, समझ गए आप, सिंगल था। आप बोलोगे यार सर अगर बहुत सारे मिलकर यहाँ पे इंटेंसिटी क्रिएट करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो कर लेंगे ना यार,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर लेंगे ना यार, ठीक है। उनकी इंटेंसिटी उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे ना यार, ठीक है। उसका रिजल्टेंट निकालना, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं सब सीख रखा है, अभी फोर्स में बताया था मैंने, बिल्कुल डिक्टो ही करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, और जल्दी से मैं आपको बता दूं, देखो मैं अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूँ, ओके, जिससे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन तो भाई कैसे भी आ सकते हैं, एक बार आपको फंडा क्लियर हो गया, अप्लाई करना आ गया, फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन के साथ लड़ सकते हैं, बिड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। ओके कम ऑन। तो देखो यहाँ पे पूछा गया, एक अरेंजमेंट आपको दे रखा है, एक अलोंग द एक्स एक्सिस एक लाइन पे दो मास रखे हुए, फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। देखो एक मास ये रहा 2 kg का, एक मास ये रहा 1 kg, और चूंकि मास है इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया तो पॉइंट मास मान के चलने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है, इस बार 2 पॉइंट मासेज हैं, और पॉइंट पी है कहीं यहाँ पे इसी लाइन पे, उसने बोला उस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी बताओ, दोनों की वजह से निकालनी है ऑब्वियसली। तो इससे 2 सेंटीमीटर अवे है पॉइंट, इससे इतने अवे है, तो हमें पता है हर मास की इंटेंसिटी उस मास की तरफ होगी, यानी अट्रैक्ट करेगा, वो हर मास उस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा। तो नेट इंटेंसिटी कैसे निकालनी हो तो हम निकाल ही लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, अगर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की बहुत सारी इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में आ जाती है, तो उनकी इंटेंसिटी को सबको, जैसे E1 है, E2 है, E3 है, तो उनको आप ऐड कर देना, ठीक है, ऐड कर देना। अगर किसी भी पॉइंट पे कुछ इंटेंसिटी इधर आ जाती है, कुछ इधर आ जाती है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट 180 है, तो नेट इंटेंसिटी उस पॉइंट पे आप सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे इस तरीके से आ जाती है कि भाई दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक एक्स एक्सिस पे इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए आप अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यार जैसे फोर्स में बताया था यार, अगर ये 3 एंगल नहीं है, अगर ऐसा आ जाता है सर उस पॉइंट पे एक इंटेंसिटी इधर आ रही है E1 और किसी एंगल पे दूसरी इंटेंसिटी एक्ट कर रही है, एंगल का नहीं पता, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, तो टोटल इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालने के लिए आप रिजल्टेंट यूज कर सकते हैं इसका, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पैरेललोग्राम सबने पढ़ा होगा, मतलब ये इजी रहते हैं अगर ध्यान से देखा जाए, कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। वेक्टर का हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट, ये बस आपको पता होना चाहिए, मेरा मुद्दे की ये बात है, ठीक है। और ये मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, सिखा रखा है, ओके आ जाओ। अब चूंकि पॉइंट पी पे निकालना है, तो सबसे पहले क्या देखा करो, पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी आप निकाल रहे हो वो किसी एक मास की वजह से निकाल रहे हो या बहुत सारे हैं, और अगर बहुत सारे हैं तो हर मास की इंटेंसिटी को पहले डिफाइन करो विद डायरेक्शन। सपोज करो ये मास m1 है और ये मास m2 है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तो ये वाला बंदा इस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी हमेशा ये सोर्स है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी इंटेंसिटी आएगी इधर, और ये वाला बंदा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इंटेंसिटी जाएगी इधर। और आप देख सकते हो पॉइंट पी पे दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, और अगर 180 डिग्री है तो इस पे जो नेट इंटेंसिटी आएगी वो सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इसके अपोजिट है, तो E2 माइनस E1 लिख सकते हो, क्योंकि इधर की डायरेक्शन को आप प्लस एक्स एक्सिस मानते हो, इधर की डायरेक्शन को आप माइनस एक्स एक्सिस, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। आप कैसे भी E1 में से E2 में से जिसको भी सब्ट्रैक्ट करो कर दो। माइनस का मतलब होता है अगर रिजल्टेंट ओवरऑल माइनस आता है तो देख लेना किसकी जाता है, उसी की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब निकाल लो यार, बस पता चल गया, देखो आपको कौन सा केस वैलिड हो रहा था, ये वैलिड हो रहा था, ठीक है। तो E2 की वैल्यू निकालो, E2 किसने अप्लाई की, इसने, तो फॉर्मूला क्या होता था, GM M2 ओवर R स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक के डिस्टेंस R2 मान लो और ये वाली डिस्टेंस R1, तो R2 का स्क्वायर माइनस GM1 ओवर R1 का स्क्वायर, खत्म होगी बस कहानी। मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, पहले हम बिल्डिंग कर रहे हैं अपने कंसेप्ट की। G बार ले लो, मास M2 कितना है सर 1 है, डिस्टेंस 3 इंटू 10 माइनस 2 में कन्वर्ट करना ना भूले, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूले। मास M1 कितना है सर 2, और डिस्टेंस कितनी है सर 2 इंटू 10 उसका माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, माइनस का 4, चेक करें आप, 10 को माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2/4, ठीक है जी, ओके जी। तो ये बचेगा G ओवर 10 को माइनस 4, अंदर बचेगा 2 कैंसिल, 2 माइनस 9/18, देखो तो 2 आएगा, एलसीएम 18 हो गया इसका। तो आप लिख सकते हो दोस्तों माइनस का 7 G ओवर यहाँ पे 18 आ गया, 18 इंटू 10 को माइनस 4, यानी आप लिख सकते हो 7 इंटू 10 टू पावर 4, G की वैल्यू मैंने नहीं पुट करी है, ओवर 18, वो आप कर लेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। निकालना कैसे ये मैंने आपको बता दिया, और इसमें आंसर में ना नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब समझो आप,
नेगेटिव का मतलब क्या, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये नेगेटिव तभी आया जब यहाँ पे E1 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो E1 का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए E2 से, ठीक है, तभी तो नेगेटिव आएगा। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी तो ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। मतलब जो ये है 2 kg, ये पास में है 0.2 kg के, और इसका मास भी ज्यादा, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इस पॉइंट पे ओवरऑल इंटेंसिटी इधर को होगी, इस पॉइंट पे ओवरऑल इंटेंसिटी इधर होगी, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है जी। तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम इसको इधर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, समझ गए आप, ओवरऑल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन, है ना। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्या बड़ी बात है यार, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से और आपको बता देता हूं, फिर आपको तरीका तो पता चल ही गया है कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास। अभी इतना तो पता चल ही गया यार कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चन को फोड़ना कैसे है, यूज कैसे करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बॉडीज वाले केस पे आ रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो रहा है, वो भी बता देता हूं कि ऐसा कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो आप कैसे डील करोगे। ओके, सो इस कैटेगरी को जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत बेहतरीन ये कैटेगरी माने जाते हैं। इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं अगर नॉर्मली देखा जाए तो जल्दी ज्यादा बकवास ना करते हुए धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इसको जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं और मस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसने बोला फाइंड लोकेशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट होगा वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ मासेस इज जीरो। इन दोनों मासेस की वजह से वो पॉइंट बताओ जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नेट जीरो होगी, ठीक है, इन दोनों की वजह से, ठीक है। अब देखो इन दोनों मास को ज्वाइन हमने कर दिया है, या तो वो पॉइंट इनके बीच में कहीं हो सकता है, या इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं वो कहीं इधर भी हो सकता है। लेट्स सी ये पॉइंट है P1 और लेट्स सी इधर पॉइंट है P2 और लेट्स सी यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट है P3, इनके बीच में भी हो सकता है ना। तो आप पहले पॉसिबिलिटी चेक कर लो कहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है उस फील्ड के, नेट फील्ड के जीरो होने की। जहां पे फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आ रहा होगा तो वहां इंटेंसिटी जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी पॉइंट पे फील्ड एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो रहे हैं, तो वो कम कैसे हो सकते हैं, ऐड हो गए तो चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट की बात करो तो ये मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इंटेंसिटी इसकी इधर को आएगी, ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ तो अट्रैक्शन ही होगा भाई, हर मास अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे बात करेगा तो ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा, E2 इंटेंसिटी इसकी इधर आ गई, और ये मास भी इसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। तो ये देखो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे भी दोनों एक डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मतलब उन वहां पे तो हम लोकेशन पॉइंट की डिफाइन करेंगे ही नहीं, ठीक है। आउटसाइड दीज टू मासेस हम पॉइंट इमेजिन करेंगे भी नहीं। तो इसका मतलब पक्का है कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं इसके बीच में होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है, रैंडमली ले लो। सपोज करो दोनों के बीच में डिस्टेंस D है और एक पॉइंट मैंने P3 मान लिया, इससे x डिस्टेंस अवे, सपोज करो x1 मान लो या x मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, x डिस्टेंस अवे, है ना। हमने मान लिया कि एट P3 पॉइंट पे जो नेट इंटेंसिटी होगी वो होने वाली है जीरो, सपोज करो, ठीक है, हमने मान लिया। तो हम लोकेशन चाहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी जीरो है तो ये वाला बंदा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी इंटेंसिटी इधर आएगी, और ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इंटेंसिटी इधर जाएगी। तो नो प्रॉब्लम, काहे का पंगा। अब यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है, क्यों सर, इसकी इंटेंसिटी इधर है, इसकी एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इंटेंसिटी जीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगा, देखो आप लिख लो E2 माइनस E1 लिखो या E1 माइनस E2 लिखो, आपकी मर्जी है, E2 माइनस E1 लिख लिया मैंने। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो माइनस आई है, ये इसके इक्वल हो गया तो नेट फील्ड आपका जीरो हो सकता है। मतलब नेट फील्ड को इस पॉइंट पे जीरो करने के लिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करना पड़ेगा, यानी E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, ठीक है। मतलब इसका फील्ड और इसका फील्ड इक्वल कर दो, बात खत्म। जब भी जिस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी जीरो करनी है, दोनों मासेस की वजह से फील्ड निकालो, उनको इक्वेट कर दो, हो गया आंसर, ठीक है। तो पहले निकालो इसकी वजह से जिसको M1 माना है, तो इसका फॉर्मूला होगा GM1 अपॉन इसकी डिस्टेंस है x का स्क्वायर, इसका हो जाएगा GM2, इसकी डिस्टेंस कितनी है सर, इसकी डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, टोटल है D है x, तो दिस इज D माइनस x, सो दिस इज D माइनस x का होल स्क्वायर। जी से जी सर कैंसिल कर डालेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, तो बॉस अब आप क्या करने वाले हैं, M1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचा M2 ओवर D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, वैसे तो तरीका ये है, अपने आप आंसर आ जाएगा, जो भी आप पुट करेंगे आंसर यहीं से आ जाएगा, बट एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट यूज करके भी आप न्यूमेरिकल बना सकते हो, बहुत काम आने वाला है आगे आने वाले कंसेप्ट में, क्वेश्चंस में, ठीक है। कैसे सर, देखो देख लो बॉस, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए हमें अल्टीमेटली, ठीक है। अब आप क्या करो, M1 को इधर लेके आओ, M2 को और M2 x को ऊपर लेके जाओ, तो x स्क्वायर ओवर D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर, ऐसा करो ना, दोनों पे होल स्क्वायर कर दो,
और ये स्क्वायर अगर हटाओगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ m1 ओवर m2, इधर आएगा x ओवर d माइनस एक्स आ जाएगा ना। मतलब इन पे अलग अलग रूट भी लिख सकते हो, अंडर रूट m1 अलग हो गया, अंडर रूट m2 अलग हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसका इसमें x निकालना है ना हमने, तो ये आ जाएगा इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट ऑफ m1 इंटू डी माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ m2, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो d अंडर रूट ऑफ m1 माइनस अंडर रूट ऑफ m1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ m2। ओके सर, x वो निकालना है तो x वाला टर्म इधर ले जाओ। तो बॉस यहाँ पे आपके पास सिचुएशन बनने वाली है, अंडर रूट ऑफ m1 इंटू डी एज इट इज रहेगा, इधर चला जाएगा, ये वाला माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x कॉमन ले लो और ब्रैकेट में देख लो क्या बचा है। ब्रैकेट में बचा है अंडर रूट ऑफ m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2, ठीक है, और x निकल गया, तो x आ गया आपका अंडर रूट ऑफ m1 इंटू डी ओवर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। एंड इतनी लेंथी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपको ये रिजल्ट याद है मैं बताऊंगा एप्लीकेशन करके, डोंट वरी। सो ये आप निकाल सकते हो। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी जीरो एंड दिस x इज द पोजीशन फ्रॉम, जहां से भी आपने मानी है फ्रॉम m1, ठीक है, फ्रॉम m1। अब देखो ये कैसे डिपेंड हो रही है, जब आपने x को निकाला होगा इससे, तो उसी का मास है ऊपर अंडर रूट में इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड में सम ऑफ रूट्स लेना है, सब दोनों के मासेस का रूट लेना है, उनको सम करना है, अंडर रूट में m1 प्लस अंडर रूट में m2, ये कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर आपने m1 से डिस्टेंस निकाली तो उसी का मास ऊपर है d के साथ, तो अगर आप इससे डिस्टेंस निकालोगे m2 से, अगर हम लिखे फ्रॉम m2 और वो उस डिस्टेंस को कुछ x2 मान लो, तो इसकी जगह लिख देना m2 डिस्टेंस d रहेगी और नीचे एज इट इज रहेगा m1 प्लस m2। आप समझ गए होंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये इसका कमाल होने वाला है, जब मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाऊंगा तो मस्त तरीके से ये दो फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक बन गई एक तरीके से इसकी। ये कंसेप्ट है कि भाई इक्वल फील्ड कर देना है, अगर कहीं पे इंटेंसिटी जीरो बोल रहा है तो दोनों मास की इंटेंसिटी निकालो, फील्ड को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। या इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, कैसे मैं बताऊंगा ना, कैसे, ठीक है, मैं बताऊंगा ना बॉस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से आपको बता दो, एक एग्जांपल मतलब जो अभी हमने किया पहले उसको क्वेश्चन करते हैं, फिर एक एग्जांपल मैं और दूंगा, फिर इसको हम बाइंड अप करते हैं कि इतना प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट इंटेंसिटी का कि पॉइंट मास की वजह से आपने कैसे अप्लाई करना है, कि पर्टिकुलर वीडियो में एक सारे कंसेप्ट आपको मिल गए हैं, ठीक है, इनको आपने सीख लिया, इनको आपने अप्लाई कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सारी यूनिफॉर्मली जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी जो बॉडीज मैंने आपको नाम लिखाए हैं उन्हीं की बात करेंगे उस एक सिंगल वीडियो में, जिससे आपको अलग अलग ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो एक पर्टिकुलर लेक्चर में ही आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे और वो ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी आगे आएगा उसके एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 4 जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। उसने बोला सपोज करो वी हैव टू मासेस, सपोज करो इसका मास है 4m और एक दूसरा मास है वो है हमारे पास 9m, ठीक है। सो find out the location of the point where the intensity due to these two masses is 0. So we have to calculate, मतलब वैसे ही है बिल्कुल, find out या फ्रॉम दी, ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रॉम 4m मास या 9m मास द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी इज 0 एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 4m या 9m, ऐसे आप बात कर सकते हैं। फाइंड आउट लोकेशन ऑफ पॉइंट वेयर टोटल इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई करता है फ्रॉम, कहां से सर, फ्रॉम 4m मास, अगर वो स्पेसिफाई करता है तो जहां से बोल रहा है वहीं से ले लेंगे ना, हमारा क्या जा रहा है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो उसने बोला है कि 4m से कहीं पर एक पॉइंट है, 4m से मान लिया हमने इसके पास मान लिया पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे नेट जो इंटेंसिटी है वो 0 होने वाली है। तो 4m से डिस्टेंस इमेजिन कर लो, दैट इज लेट्स सी x1 है, तो ऑब्वियसली यहां से जो डिस्टेंस होने वाली है ऑब्वियसली वो होने वाली है x2। अब इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी होगी चलेगा, लेट्स सी हम इनके बीच की 9m d मान लेता हूं इनके बीच की डिस्टेंस ओरिजिनली, कि बोथ आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। समझ में होंगे क्वेश्चन क्या है। तो देखो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्या करना है कंसेप्ट में, पहले कंसेप्ट होता है फिर फंडा देखते हैं। कंसेप्ट बोलता है कि ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उसकी इंटेंसिटी को आप E1 मान लो, इसकी इंटेंसिटी को आप E2 मान लो,
ठीक है, इसको मास टोटल आप m2 मान के चल सकते हो, इसका मास आप m1 मान के चल सकते हो। तो चूंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो इसमें इंटेंसिटी जीरो तभी होगी जब E1 की इंटेंसिटी E2 के इक्वल होगी, और यहाँ पे हम दोनों का अलग अलग फॉर्मूला पुट करेंगे। इसकी वजह से इंटेंसिटी आएगी G इंटू उसका मास अपॉन डिस्टेंस है इसकी x1 का स्क्वायर, और इसकी वजह से इंटेंसिटी आएगी G इंटू 9m और उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, और x2 हम निकाल सकते हैं। x2 यहाँ पे आपको दिख रही होगी d माइनस x1, क्योंकि टोटल d है माइनस x1, ये x2 है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये रहा, कंसेप्ट तो ये रहा, ये आप फॉलो करेंगे कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैंने रिजल्ट निकाला था, अगर 4m से पूछ रहा है डिस्टेंस, मान लिया x1 कि उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है जहां इंटेंसिटी जीरो है, अगर इससे पूछ रहा है तो जिससे पूछ रहा है उसी का मास ले लो अंडर रूट में इनटू टोटल डिस्टेंस, यही था फॉर्मूला, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस डिवाइड में दोनों मास लेते थे, याद करो, ऐसे में लिख देता हूं, चलो m1 अंडर रूट में m2, ठीक है, यही तो करते थे। अगर आप इससे ले रहे हो m1 से तो बस पुट कर दो, देखो डायरेक्ट आ जाएगा 4m इंटू डी ओवर अंडर रूट में 4m प्लस अंडर रूट में 9m, तो ये आएगा 2, और अंडर रूट m तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी आप समझ जाएंगे, यहाँ पे 2 बाहर आएगा d, यहाँ पे 2 प्लस 3 यानी 2d/5, दिस इज योर आंसर, यही आएगा आंसर। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है सर हम तो ना यहाँ से निकालते हैं 9m से डिस्टेंस, तो निकाल लो, तो 9m से डिस्टेंस क्या आएगी, जिससे निकाल रहे हो उसी का मास ले लो इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट में 4m, दोनों मास रूट में लेके ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ रूट m तो कैंसिल होने वाला है, ऊपर बचेगा 3d, नीचे बचेगा 5, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, मतलब इस तरीके से आप कंसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो कि आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैसी बातें कर रहे हो यार, क्वेश्चन 100% आएंगे। बस आप बेसिक फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखे, क्वेश्चन को कैसे रीच करना है ये सीखे, फिर डिफरेंट टाइप के टिपिकल, मीडियम, मॉडरेट, हर टाइप के क्वेश्चन जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस उनकी करोगे तो सारे फंडे आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। अब एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। आज तक के जो लेक्चर है यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि नया लेक्चर जो हमारा फ्रेश होगा उसमें 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम यूज करने वाले हैं, मतलब जिसमें जो इंटेंसिटी, जैसे कि मैंने आपको बोला, मास यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी बॉडी के अंदर तो कैसे निकालेंगे, उसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि इस कंसेप्ट का यूज कैसे करते हैं, पॉइंट मासेस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, ये वाली कैटेगरी भी जल्दी से देख लेते हैं। अब हमें देखो अप्लाई करना आ गया, होप सो आप समझदार बन गए होंगे, होशियार बन चुके होंगे, ठीक है। कैसे यूज करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, कहाँ पे किस पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछी जा रही है, इस पे ख्याल रखना होता है, ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसने बोला कि फाइंड द नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट ढूंढ लो, दोनों डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी शेप आपको गिवन होगी, ए पॉइंट ढूंढो। ए पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट पे कोई मास है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मास यहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंटेंसिटी निकालनी है, इस वाले केस में भी एक स्क्वायर है जिसकी इस साइड ए है, हर कॉर्नर पे मास रखा है, ट्रायंगल में हर कॉर्नर पे मास रखा है, पॉइंट ए पे भी मास रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी डजंट डिपेंड अपॉन द मास व्हिच इज केप्ट एट दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी, ठीक है। सो वहां हो पॉइंट मास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी इसका मास हम इसको जो फील्ड है नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। तो चूंकि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछ रहा है, इस पे मास है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिस पे पूछ रहा है उसको छोड़ के कितने मास है जो इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे, अपना फील्ड क्रिएट करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो इसको मान लो आप 1, इसको मान लो आप 2, तो ये भी अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ E1 से, ये भी अट्रैक्ट कर लेगा E2 से। मैंने फोर्स में भी ये क्वेश्चन कराए थे, बस थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियसली एंगल होगा 60, तो नेट इंटेंसिटी आएगी इधर, तो ए पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैसे सर, दो फील्ड है, एक इधर है एक इधर, उनके बीच में एंगल 60 है, तो हम पैरेललोग्राम मेथड यूज कर सकते हैं, 2E1 E2 cos 60। तो E1 भी निकाल लो, E2 भी, दोनों सेम ही तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मास m है और ये पॉइंट है। तो E1 कितना आएगा सर, E1 आएगा इसका फॉर्मूला G इंटू मास m अपॉन डिस्टेंस है a स्क्वायर। E2 कितना आएगा सर, E2 आएगा G, इसका मास है m, पॉइंट पे मास है नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देखो दोनों सेम आ गए। तो आप देख सकते हो यहाँ से √3 टाइम्स ऑफ कोई E1 ले लो आप, E1 के √3 टाइम्स आएगा और एक की वैल्यू पुट कर देना है। सॉल्व करके दिखाया तो था मैंने यार, ठीक है। यहाँ पे भी ई पुट करोगे तो आ जाएगा यही, तो आंसर आएगा आपका √3 इंटू किसी एक की वैल्यू है GM अपॉन a स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना ये। और हाँ, अगर इस पॉइंट पे फोर्स पूछे, फोर्स कितना है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ए पॉइंट पे अगर फोर्स आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है इंटेंसिटी और फोर्स में रिलेशन होता है F बाई मास, जिस पे भी पूछ रहा है तो यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं। तो M मल्टीप्लाई कर देंगे जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है इंटू ई, तो फोर्स चाहे आप न्यूटन्स लॉ यूज करो या ना करो, इससे भी निकाल सकते हो। देखो M में ए पॉइंट पे जो मास है वो M है, और ई निकल के आए पॉइंट पे वो कितना है सर, ई नेट
वो ये रहा √3 GM/a², और आप देख सकते हो ए पॉइंट पे फोर्स भी आ गया √3 GM² याद करो, ये मैंने फोर्स में क्वेश्चन कराया था, चेक करो मैच कराना, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये फील्ड इंटेंसिटी वाला रूल भी आप यूज कर सकते हो फोर्स निकालने के लिए। उस पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो और इस फॉर्मूले से फोर्स निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। वैसे ही आप यहां पे निकालो। अच्छा, अगर इसके सेंटर पे पूछता ना, सेंटर पे, चूंकि एक सिमेट्रिकल है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सेंटर पे जितना अट्रैक्शन ये करेगा उतना ही अट्रैक्शन ये करेगा, उतना ही अट्रैक्शन ये ऊपर को करेगा। तो इसके सेंटर पे अगर फील्ड निकालेगा तो हमेशा जीरो होगा, ध्यान रखना, निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके सेंटर पे फील्ड निकालूं हमेशा जीरो होगा इसके सेंटर पे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतनी अमाउंट से ये करेगा, उतनी अमाउंट से ये अट्रैक्ट करेगा, उतनी अमाउंट से ये, तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, आप देख सकते हो। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर हमेशा जीरो होगा। अगर ये मास सेम है, मास अलग अलग है तो सेंटर पे भी फील्ड होगा, ध्यान से समझना, मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन अगर इस कॉर्नर पे पूछ रहा है, इस पॉइंट पे, तो देखो ये वाले को 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा E1, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा E2, और ये वाला इसको इस लाइन पर अट्रैक्ट करेगा, दैट इज E3। तो ए पॉइंट पे एक फील्ड आ रहा है E1 इधर, एक फील्ड आ रहा है E2 इधर, और एक फील्ड आ रहा है इधर E3। तो इस पे 3 फील्ड आ गए ए पॉइंट पे। अब इनका रिजल्टेंट आपने निकालना है और मेरे को बताना है। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे ये आपने कैलकुलेट करना है और मेरे को बताना है, ठीक है। फोर्स में मैंने करवाया था आपको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आराम से ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मस्त तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने इस इंटेंसिटी का इसमें कवर कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बता ही दी है। तो अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके इस कैटेगरी पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आप चेक करेंगे, आपके पास डीपीपी है, असाइनमेंट्स है, जो भी है, बुक है, वहां से सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस कर लेना बस अच्छे से, ठीक है, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत मजा आने वाला है। फिर बहुत मजा आएगा अगर आप रिविजन करके क्वेश्चंस करके आएंगे। ओके, मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ नई वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।